बीच धारा में पहुंचते ही ऊंट ने सिर उठाया और बड़े ही आराम के साथ बोला, भाई गीदड़, मुझे तो लुट-लुटी आ रही है। मतलब ये लुटलुटी क्या होती है बड़े भाई? जब मैं बीच नदी में पहुंच जाता हूं तो मुझे नदी में लेटने का बड़ा मन करता है। मुझे लेटे बिना रहा नहीं जाता। गीदड़ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बड़े भाई ऐसा मत करना, मैं डूब जाऊंगा। भाई, जिस तरह तुम्हें खाने के बाद हुकहुकी आती है, वैसे ही मुझे पानी में जाने के बाद लुट-लुटी आती है। रात का खाना खत्म हो चुका था। खिड़की से आती ठंडी हवा और कमरे की मध्यम रोशनी एक सुकून भरा माहौल बना रही थी। नानी अपने बिस्तर पर तकिया लगाकर बैठी थी। आज तो बिना कहानी सुने हम सोने वाले नहीं हैं। हाँ नानी, कोई बहुत अच्छी और मजेदार कहानी सुनाइए ना। चलो फिर आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर तुम्हें मजा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इस कहानी का नाम है शरारत से तौबा। कहानी को ध्यान से सुनना, क्योंकि कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए होती है। किसी हरे भरे जंगल में एक ऊंट और गीदड़ रहते थे। दोनों की दोस्ती चारों तरफ मशहूर थी, मगर ये दोस्ती समान सोच पर नहीं बल्कि केवल ऊंट की सादगी पर टिकी थी। गीदड़ चालाक और धूर्त था। वो मौकों का फायदा उठाने में बहुत माहिर था। वहीं ऊंट भला, सीधा सादा और हर बात में नेकी तलाशने वाला जानवर था। एक दिन की बात है, गीदड़ ने ऊंट से कहा, ऊंट भाई, आज हमारी एक जगह दावत है, रात को इस दावत में चलेंगे? ऊंट बेचारा दावत का नाम सुनकर खुश हो गया। जब रात आई तो गीदड़ ऊंट को लेकर चल दिया। आसमान में चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था और तारों की हल्की झिलमिलाहट से पूरी धरती नहाई नहाई सी लग रही थी। गीदड़ तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जबकि ऊंट अपने भारी कदमों से धीरे धीरे चलता जा रहा था। ऊंट को अब तक ये समझ नहीं आया था कि गीदड़ उसे कहाँ ले जा रहा है। भाई बता तो सही, हम जा कहाँ रहे हैं? बस तू चलता चल यार, आज की रात खास है। आज बस मजे ही मजे करने हैं। ऊंट उसकी बातों में उलझा रहा और गीदड़ उसे एक खेत की तरफ ले गया। ऊंट को अब समझ आया कि ये कोई दावत शावत नहीं है, बल्कि वे तरबूज के खेत में घुस आए हैं। ओहो, ये कोई दावत शावत नहीं है भाई। ये तो हम जबरदस्ती किसी तरबूज के खेत में घुस आए हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये ओस से भीगे हुए तरबूज किसी दावत से कम भी नहीं हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। इस तरह किसी के खेत में घुसकर नुकसान करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि मुझे तो गीदड़ को भी समझाना चाहिए। गीदड़ भाई, इस तरह किसी के खेत में घुसना सही नहीं है। उधर इतनी बड़ी चरागाह है, चलो वहां चलकर अपना पेट भरेंगे। लेकिन गीदड़ ने एक न सुनी। उल्टा उसकी मक्कारी और बढ़ती ही जा रही थी। वो एक जगह टिककर खाने की बजाय बेलों को रौंदते हुए इधर उधर उछल कूद कर रहा था। वो मस्ती में चहक रहा था, जैसे किसी जश्न में शरीक हो। भाई, अगर खाना ही है तो आराम से खा। कहीं खेत वाला जाग गया तो मुसीबत आ जाएगी, और वैसे भी खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। अरे ऊंट भाई, जब मौका मिला है तो मजे करेंगे। तू भी खाना, इतनी फिक्र क्यों करता है? नहीं भाई, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ये तो चोरी है। चोरी करके खाने वाले अपना पेट तो भर लेते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि अल्लाह सब देख रहा है। इस एक पल की लज्जत के बदले उन्हें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे ऊंट भाई, तू टेंशन बहुत लेता है। अरे मजे कर यार, देख कितना मजा आ रहा है।
गीदड़ भाई, तुम्हारा यूं उछलना कूदना किसी नई मुसीबत को न्योता दे सकता है। लेकिन गीदड़ ने एक न सुनी। जब उसका पेट भर गया तो उसने एक और नई शरारत की ठानी। चलो भाई, मेरा तो हो गया। अब मुझे हुक हुकी आ रही है। ये हुक हुकी क्या होती है भाई? खाने को हजम करने के लिए मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ। ऊंट को अनहोनी की घंटी सुनाई देने लगी। उसने घबरा कर कहा, गीदड़ भाई, ऐसा मत करो, खेत वाला जाग जाएगा। अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो चलो निकलते हैं यहाँ से। मुझे भी रास्ते में चरागाह से अपना पेट भरना है। लेकिन गीदड़ ठहरा एक नंबर का मक्कार। वो कहाँ मानने वाला था। उसने अपनी पूरी ताकत से शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊंट ने फिर समझाया कि भाई ऐसा मत कर, आवाज मत निकाल। अगर खेत वाला जाग गया तो मुसीबत आ जाएगी। मगर गीदड़ को तो शरारत सूझ रही थी। उसने ऊंट की बातों की परवाह किए बगैर फिर से आवाज निकाली। फिर क्या था, उसकी आवाज सुनकर खेत वाला जाग गया। उसने देखा कि उसके खेत में कोई घुस आया है। बिना देर किए वो लाठी लेकर दौड़ पड़ा। गीदड़ तो छोटा था, फुर्तीला था। जरा सी ही देर में कुलाचे भरता हुआ खेत से बाहर निकल गया। मगर ऊंट, जो बेचारा सिर किनारे खड़ा होकर गीदड़ को समझा ही रहा था, अभी पूरी तरह बात को समझ भी नहीं पाया था कि खेत वाले ने उसे पकड़ लिया और उस पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। उसकी धीमी चाल भी उसके लिए मुसीबत बन गई। बेचारे ऊंट की पीठ लाल हो गई, मगर किसी तरह जान बचाकर वो वहां से भागा। अब जंगल तक पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी। गीदड़ नदी के किनारे बैठा ऊंट का इंतजार कर रहा था। ऊंट जैसे तैसे अपनी जान बचाकर हाफता कांपता जब नदी के किनारे पहुंचा तो उसने गीदड़ को वहां बैठा पाया। ऊंट को गीदड़ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय अपनी हरकत पर ऊंट से माफी मांगने के, गीदड़ ठहाके लगा लगाकर हंसने लगा और ऊंट को चिढ़ाने लगा। गीदड़ भाई, तुम्हें अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय हंसी आ रही है। तुम्हारी वजह से मेरी पीठ लाल हो गई है। अरे भाई, बुरा मत मानो। भाई है यार तू मेरा। चलो, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे जल्दी से नदी पार करा दो। मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट अब गीदड़ की मक्कारी से तंग आ चुका था, मगर उसकी नेकी ने उसे गीदड़ को इस तरह असहाय छोड़ने नहीं दिया। उसने गीदड़ को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी में उतर गया। बीच धारा में पहुंचते ही ऊंट ने सिर उठाया और बड़े ही आराम के साथ बोला, भाई गीदड़, मुझे तो लुट-लुटी आ रही है। मतलब ये लुट-लुटी क्या होती है बड़े भाई? जब मैं बीच नदी में पहुंच जाता हूँ तो मुझे नदी में लेटने का बड़ा मन करता है। मुझे लेटे बिना रहा नहीं जाता। गीदड़ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, बड़े भाई, ऐसा मत करना, मैं डूब जाऊंगा। भाई, जिस तरह तुम्हें खाने के बाद हुकहुकी आती है, वैसे ही मुझे पानी में जाने के बाद लुट-लुटी आती है। वो तुम्हारा तरीका था, ये मेरा तरीका है। ऊंट ने मुस्कुराकर जवाब दिया और धीरे धीरे पानी में लेटने लगा। गीदड़ छटपटाने लगा। पानी उसके गले तक पहुंचने लगा और वो डुबकियां खाने लगा। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, भाई, बस इस बार बचा लो। मैं सच्ची तौबा करता हूँ। मैं फिर कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी छल नहीं करूंगा। सच्ची तौबा का मतलब जानते भी हो? हाँ भाई, आप ही ने तो बताया था। सच्ची तौबा का मतलब है दिल में अल्लाह का डर रखते हुए अपनी गलती को फिर कभी न दोहराने का पक्का इरादा करना। अब मुझे बचा लो प्लीज। ऊंट, जो दिल से नेकी करने वाला जानवर था, उसे गीदड़ पर तरस आ गया। उसने उसे फिर से पीठ पर बिठाया और किनारे तक ले आया। उस दिन के बाद गीदड़ सच में बदल गया। उसने न सिर्फ अपनी बुरी आदतें छोड़ी, बल्कि दूसरों को भी नेक बनने की सीख देने लगा। कहानी खत्म हुई तो कमरे में खामोशी छाई हुई थी। चारों तरफ अंधेरा गहराया हुआ था।
बल्ब की रोशनी मध्यम सी लग रही थी। कहानियाँ सोने के लिए नहीं होती। कहानियाँ वो होती हैं जो सोते हुओं को जगा देती हैं।